अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है शाहदुद्दीन और मैं प्रबोधन एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारी प्राचीन भारत में यूजीसी नेट की क्रमिनोलॉजी चल रही है। इससे पहले हम जो है भारतवर्ष को जो है पूरा करा चुके हैं और आधुनिक भारत को भी जो है कंप्लीट करवा चुके हैं। आज की जो वीडियो है वो हमारी सभा और समिति के संदर्भ में है और सभा और समिति से संबंध जो प्रीवियस ईयर में यूजीसी में पीवाईक्यू में पूछे गए, मैं आपको उन पर भी बात करूंगा। सभा और समिति के कार्य होते हैं, गण क्या होता है, विदत क्या होता है, उनके बारे में बात करूंगा। आर एस शर्मा ने क्या कहा है, केपी जायसवाल ने क्या कहा है, ऋग्वेदिक से हम कैसे जैसे जन से जनपद बना और जनपद से महाजनपद बना और चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में लग के हम सब जो है बात करेंगे सभा और समिति को कैसे कैसे महाजनपद यानी चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य अस्तित्व में आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सभा और समिति। सभा और समिति जो है ये वैदिक भारत की जो है टर्मिनोलॉजी है। एंशिएंट इंडिया में अगर हम देखेंगे तो इसमें जो सबसे पहले में ध्यान रखना है कि ट्राइबल असेंबलीज हैं। ट्राइबल असेंबलीज का मतलब होता है कबीलियाई संस्थाएं। ठीक है, कबीलाई जो संस्थाएं होती हैं वो जो है ट्राइबल असेंबलीज उन्हें कहते थे। तो इनमें जो है हमारी चार आती थी, एक विदत आती थी, सभा आती थी, समिति आती थी और गण आती थी। ये हमारी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोनों, और विदत भी। अब इनमें से क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि किन समितियों में जो है महिलाएं भाग लेती थी। तो आपको ध्यान रखना है वुमेन जो भाग लेती थी वो दो ही संस्थाएं थी, विदत और सभा। विदत और सभा इन दोनों में जो है केवल महिलाएं भाग लेती थी। और सभा और समिति के मैं आगे कार्य बताऊंगा वो क्या होंगे उनके बारे में बताऊंगा। आप ध्यान रखना वुमेन किस में भाग लेती थी। बेसिकली ये जो थी एक पेट्रियार्कल फैमिली बेस्ड थी। अब पेट्रियार्कल फैमिली जो आपने देखा होगा जिसमें हम पितृसत्तात्मक व्यवस्था कहते हैं। जब मैं पढ़ रहा था 12th क्लास के बोर्ड के एग्जाम दिए थे तो उसमें जो है ये 3rd चैप्टर है। अगर हम 12th क्लास में देखें तो ये 3rd चैप्टर है। तो उसमें क्वेश्चन आया था पितृवंशिकता। पितृवंशिकता के ऊपर क्वेश्चन आया था जिसमें जो है वो 8 नंबर का मुझसे जो है बोर्ड में एग्जाम में पूछा गया था। तो पितृसत्तात्मक व्यवस्था बेसिकली होती क्या है? सत्तात्मक व्यवस्था होती है जहां पर जो है घर का जो हेड होता है वो पुरुष होता था। इससे पहले देखो मैंने आपको क्या बताया था, भारतवर्ष बता चुका हूँ। और एंशिएंट इंडिया में अगर आप हड़प्पन पढ़ोगे ना, एक तरफ आप क्या पढ़ोगे, हड़प्पा पढ़ोगे। तो अगर हड़प्पा देखोगे तो हड़प्पा जो है पेट्रियार्कल ना होके क्या है, मात्र सत्तात्मक है। मात्र सत्तात्मक यानी वहां पर क्या थी, मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी, जबकि यहाँ पर क्या है, पेट्रियार्कल व्यवस्था कही जाती है। अब आपने देखा होगा यहाँ पर संयुक्त परिवार की अवधारणा होगी। आज का जो हम वर्तमान में अगर देखेंगे, वर्तमान में आप अपने घर में देखना, आपके घर में आपका घर का जो हेड होगा वो आपके या तो दादाजी होंगे, अगर होंगे वो, अगर दादा नहीं है तो फिर आपके फादर जो है घर के हेड होंगे। तो यही पितृत्मक व्यवस्था है जहाँ घर का मुखिया जो होता है, हेड होता है, वो फादर होता है। ध्यान रखना, ये पितृत्मक बहुत बारी जो है पेपर में जो है ये पूछा जाएगा। तो इसके बाद जो है जो आ जाएंगे इस, यही जो है रोमन सोसाइटी में भी यही व्यवस्था चलती थी। यानी पेट्रियार्कल जो फैमिली है वो रोमन सोसाइटी में भी यही व्यवस्था चलती थी। अब क्या आता है देरवादा, बेसिकली नोमैडिक लाइफ। अब नोमैडिक लाइफ आप जानोगे क्या होता है। नोमैडिक लाइफ होता है घुमंतु, एक तरीके से घुमंतु जीवन, खाना बदोश। खाना बदोश यानी जो मूविंग सोसाइटी थी, यानी एक जगह टिककर यहाँ पर रहते नहीं थे। क्योंकि देखो अगर आप जब वैदिक कल्चर पढ़ोगे तो वैदिक कल्चर को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला तो एक ऋग्वेदिक है और एक होता है लेटर वैदिक। अब लेटर वैदिक में हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा पशु पालन, और दूसरी तरफ यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर आएगा। इनके विभाजन का जो मुख्य आधार रखा जाएगा वो आयरन रखा जाएगा। आगे मैं आपको जब ये डिटेल में पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा, क्योंकि 1000 इनका जो टाइम पीरियड है 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व तक है। और 1000 ईसा पूर्व में हमें क्या मिलता है, लोहा मिल जाता है। 1000 ईसा पूर्व में हमें क्या मिल जाता है, लोहा मिल जाता है। तो इनके विभाजन का आधार जो है वो लोहे को बनाकर रखा गया है। अब आप देखोगे तो खाना बदोश समाज होगा, तो जाहिर सी बात है अगर वहाँ की अर्थव्यवस्था पशुपालन पर आधारित होगी तो क्या एक जगह टिककर ये सब कर सकता है? आप बताइए भाई, पशुओं को जो है खाने के लिए चारे की जरूरत होती है तो वो एक जगह नहीं रुक सकता। इसलिए ये क्या करते थे, मूविंग सोसाइटीज इन्हें कहते थे। क्या कहते थे इन्हें, मूविंग सोसाइटीज कहते थे, क्योंकि ये जो है धीरे धीरे क्या करते थे, मूव करते रहते थे। तो इसलिए मैंने आपको बताया ये जो है नोमैडिक लाइफ जीते थे, यानी खाना बदोश समाजता है। क्योंकि अगर भाई कृषि पर आधारित हो, कृषि अगर आप करते हैं तो आपको एक जगह रुक के करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कृषि नहीं करते हैं, पशुपालन आधारित व्यवस्था थी, क्योंकि हम प्रारंभिक ऋग्वेदिक अर्थव्यवस्था जो है पशुपालन पर आधारित होगी। मैं आपको डिटेल में कवर करूंगा, सिर्फ आप इतना जान लें। क्योंकि 1000 ईस्वी में जो है हमें लोहा
मिल जाता है। उसके बाद मैंने आपको ट्राइबल असेंबलीज यानी कबीलाई संस्थाएं के बारे में बता भी चुका हूँ मैं क्या होती हैं ये। अब देख लेते हैं ऋग्वेद में इनको मेंशन कर रखा है, इनका मेंशन करने का कारण क्या है, कितनी बार मेंशन करा गया है, तो मैं उनके ऊपर भी बात करता हूँ क्या। अब सबसे पहले हम बात करेंगे विदत की, ठीक है, ध्यान रखना विदत। विदत जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। क्यों महत्वपूर्ण संस्था है? क्योंकि ऋग्वेद में जो है सबसे ज्यादा जो उल्लेख हुआ है वो किसका हुआ है? विदत का हुआ है। अब विदत का उल्लेख पता है कितनी बार हुआ? 122 टाइम्स, 122 टाइम्स ऋग्वेदिक में जो है, ऋग्वेद में इसका उल्लेख किया गया। दूसरी तरफ जो है सभा 8 टाइम्स और समिति को जो है 9 बार उल्लेख किया गया। ध्यान रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सभा और समिति को 8 और 9। अगर सभा को आपको याद करना है तो वर्तमान की राज्यसभा याद रख ले, अगर याद करने में दिक्कत हो रही है। और समिति को अगर आपको याद करना है तो वर्तमान की जो है लोकसभा, उसे याद कर ले। और गण जो होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, गण है क्या। अब विदत के बारे में मैं आपको यही बता देता हूँ, विदत बेसिकली है क्या। 122 टाइम इसका उल्लेख हुआ है, तो ये है क्या। मैंने आपको बताया था वुमेन जो है पार्टिसिपेशन करती थी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताते हुए चलता हूँ, ये 2018 में पूछा गया है, यूजीसी नेट के पेपर में 2018 में पूछा गया, 2021 में भी पूछा गया, ठीक है। ध्यान रखना 2018 में और 2021 में पूछा गया है कि सभा और समिति को किस वेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया? तो ये कहा गया है अथर्ववेद में। ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन में देता है सभा और समिति को प्रजापतियों की 2 पुत्रियां कहा गया है, प्रजापति की 2 पुत्रियां। अगर प्रजापति की जगह कहीं पर वैदिक आ जाए तो वैदिक, तो उसे तब वहां पर भी जो है यही अथर्ववेद ही लगाएंगे। अगर पूछ ले किस वेद में जो है सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां, अथर्ववेद में आएगा। अथर्ववेद में सभा और समिति, कैसे भी वो जो है क्वेश्चन आपको घुमा के जो है पूछ सकता है। तो ध्यान रखना ये बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2 बार जो है यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है, 2-3 बार जो है प्रीवियस ईयर में जो है बन चुका है। अब विदत जो है 122 बार है। अब 122 में, इसमें ध्यान रखना आगे क्वेश्चन कभी बन सकता है, आपको जो है यूजीसी नेट में ऑप्शन दे देगा कि किस में जो है महिलाएं हिस्सा लेती हैं। चारों आपको दे दिया, 2-2 करके इसे दे दिया, इसमें और इसमें कह सकता है विदत और सभा में। तो ध्यान रखना विदत और सभा में, ठीक है। 122, 8 और 9 टाइम्स, ये ध्यान रखना। वर्तमान की लोकसभा से इसे जो है तुलना कर लेना, जैसे लोक समिति से याद कर लेना लोकसभा, राज्यसभा से याद कर लेना सभा। अब विदत के बारे में थोड़ा जानेंगे, विदत है क्या बेसिकली। अब देखो विदत को जानने के बारे में जानो, सबसे पहले तो ये बहुत ही सबसे प्राचीन अगर संस्था कोई बात करी जाएगी तो कौन सी करी जाएगी? विदत के बारे में बात करी जाएगी। ध्यान रखना, किसके बारे में बात करी जाएगी? विदत के बारे में बात करी जाएगी। ये सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सैन्य उद्देश्यों से जो है संबंधित है। प्राचीनतम संस्था की अगर बात करी जाएगी तो वो भी विदत कहलाएगी। और राजनीतिक, धार्मिक, सैनिक उद्देश्य से संबंधित जो है ये संस्था है। कोई भी अगर किसी के बीच में वाद विवाद हो जाता है, ठीक है, उनका जो निपटारा करना है, ये कार्य का वाद विवाद है, किसको क्या कार्य सौंपना है, तो उसमें भी जो है किसका महत्वपूर्ण प्रयोग रहता है? तो हमारे इसका ही रहता है। अब मैं आपको ऋग्वेद जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको एक पूरा जो बताऊंगा, एक तरफ जो है ऋग्वेद रखूंगा और एक तरफ लेटर वैदिक रखूंगा, यानी उत्तर वैदिक काल। उसमें मैं आपको सोशल को, महिलाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति में डिटेल में आपको बताऊंगा कि बेसिकली ये है क्या, इसमें जो है कैसे कैसे इन्होंने बांटा है। तो आप विदत पता चल गई आपको। सभा और समिति के भी हम आगे कार्य देखेंगे और एक गण के बारे में जान लेते हैं। अब गण के बारे में मैं आपको यही बता देता हूँ, ये एक कुलीन लोगों की संस्था थी। गण क्या थी? कुलीन लोगों की। किसकी? कुलीन लोगों की एक जो है वो संस्था थी। बस इतना ही ध्यान रखना, गण के बारे में इतना आया भी नहीं है। और आगे चलकर जब हम ऋग्वेदिक से, ठीक है, मैंने आपको बताया वैदिक को जो है 2 भागों में बटा, एक ऋग्वेदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, एक ऋग्वेदिक काल और एक लेटर वैदिक, ठीक है, LV लिख लो, लेटर वैदिक, एक ऋग्वेदिक और एक लेटर वैदिक, यानी उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल में आते आते जो गण है और ये विदत है, ये दोनों समाप्त हो जाएंगी। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पेपर वाला आगे जाके यूजीसी नेट में कभी पूछा जा सकता है कि वो घुमा के क्वेश्चन पूछ ले कि किन जो है समितियों का, किन जो है कबीला संस्थाओं का अस्तित्व उत्तर वैदिक काल में खत्म हो गया था, समाप्त हो गया था। तो गण और विदत, देख रहे हो कितनी महत्वपूर्ण संस्था थी ये शुरुआती दौर में, लेकिन बाद में जो है इसका खत्म हो जाता है। जो चलती रहती हैं वो सभा और समिति रहती हैं। कैसे कैसे सभा और समिति भी धीरे धीरे बिल्कुल विलुप्त हो जाती हैं, जब तक महाजनपद काल आएगा उस पर भी जो है बात करेंगे। अब सबसे पहले जो है हम
वैदिक कबीला और संस्थाओं के संदर्भ में बात करते हैं। अब वैदिक कबीला और संस्थाओं को लेकर जो है विदत के बारे में जो मैंने आपको बताई, ये सैनिक, असैनिक, आर्थिक, धार्मिक कार्यों से संबंधित संस्था थी, सबसे प्राचीन संस्था थी। इसके बारे में केपी जायसवाल, एक राइटर है हमारे केपी जायसवाल, उनका क्या कहना है उसके बारे में जानते हैं। वो कहते हैं ये एक मौलिक बड़ी संस्था थी। ठीक है, मौलिक बड़ी संस्था थी। तो ये केपी जायसवाल का कहना है। अब आर एस शरण, ये कोई कोटेशन पूछी तो नहीं गई, ये अगर पूछा जाए, अगर ये स्टेटमेंट, तो आप बता देना, कभी वैसे पूछी जा सकती है, लेकिन हमें खाली क्वेश्चन जो है हमारे बेसिकली यही सभा और समिति से जो है अभी तक ज़्यादा बने हुए हैं। अब आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी, यानी आर्यों की सबसे जो प्राचीनतम संस्था थी, मैंने आपको बताया क्यों ये प्राचीन कहते थे, क्योंकि आर एस शर्मा ने भी यही कहा, ये सबसे जो प्राचीन थी वो कौन थी? विदत्त थी। ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख, मैंने बताया किसका उल्लेख है, तो विदत्त का उल्लेख ही 122 है, सभा का 8 बार और समिति का 9 टाइम्स उल्लेख है। ये आर एस शर्मा कहते हैं और केपी जायसवाल कहते हैं, कबीलाई संस्थाओं के संदर्भ में, जिन्हें ट्राइबल असेंबलीज कहा जाता है। अब जो आएगा अथर्ववेद। अब मैंने आपको बताया है कि यूजीसी नेट में यहाँ से कितनी बारी क्वेश्चन बनाए, मैंने लिख ही दिया है कि अथर्ववेद में, कौन से वेद में? अथर्ववेद में। अब ध्यान रखना, यहाँ पर जो है मैं आपको जब वेद पढ़ाऊंगा तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अथर्ववेद का जो ब्राह्मण है, ध्यान रखना, उसे कहते हैं गोपथ। क्या कहते हैं? गोपथ। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण है उसे क्या कहते हैं? गोपथ ब्राह्मण। तो अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा और समिति को किस वेद में कहा गया है? तो अथर्ववेद में। अब एक संहिता है मैत्रायणी संहिता, इसमें बताएगी कि सभा में स्त्रियां भाग लेती थीं। मैत्रायणी संहिता में मैंने आपको बताया था, कभी अगर आपसे पूछा जाए कि हमें कहाँ से ये पता चलता है कि स्त्रियां किस में भाग लेती थी, विदत्त में भाग लेती थी और सभा में लेती थी, लेकिन समिति में नहीं लेती थी। बहुत ध्यान देने वाली बात है, ये लोग यहीं पर जो है सबसे ज़्यादा गलती कर देते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं सभा के बारे में। सभा क्या है? देखो, सभा की तुलना है वर्तमान जो है हम किससे कर सकते हैं? राज्य सभा के जरिए कर सकते हैं। ठीक है, जिसे राज्यसभा है, देखा ही होगा अपने राज्यसभा, तो इसकी तुलना वर्तमान की राज्यसभा से की जा सकती है। और इसका जो हेड होता था उसे सभापति कहते थे। ठीक है, सभापति कहते थे। इसके पास कुछ जो है न्यायिक कार्य होते थे। इसके सदस्य जो थे श्रेष्ठ व्यक्ति थे, एलाइट क्लास के लोग आते थे। अब आप क्या देखेंगे, सभा में कौन आएगा? एलाइट क्लास। अब एलाइट क्लास में कौन आएगा भाई? एलाइट क्लास में तो पुरोहित होगा, वो आएगा भाई। एलाइट क्लास में किसान तो एलाइट होगा नहीं, ब्राह्मण होगा, उसे हम जो है एलाइट क्लास में ले लेंगे। ठीक है, और अगर लिखना चाहो तो कुलीनों को भी जो है तुम इसमें जोड़ सकते हो, या फिर कोई समाज से जो है सम्मानित व्यक्ति है उसको भी एलाइट क्लास में जो है लिया जा सकता है। ठीक है, तो श्रेष्ठ व्यक्ति होते थे जिन्हें सुजात कहा जाता था। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना है, बन सकता है आगे। ये इसके सदस्य श्रेष्ठ व्यक्ति ने एलाइट क्लास होते थे और इन्हें क्या कहा जाता था? सुजात कहा जाता था। अब ऋग्वेद में इसका 8 बार उल्लेख किया गया। मैंने आपको बताया है ऋग्वेदिक टर्म में 8 टाइम्स जो इसका उल्लेख किया गया है। अगली वीडियो में मैं आपको समिति के बारे में बताऊंगा, थोड़ा जो है ऋग्वेदिक काल से, उत्तर वैदिक काल से, महाजनपद काल से होते हुए जन परिषदों में कैसे गिरावट आती है, कैसे जो है ये निर्वाचन संस्था से धीरे धीरे बढ़कर आगे वंशानुगत तक पहुंचती है, और जैसे एक महान मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसकी नींव रखते हैं, और प्लूटार्क और प्लिनी जो है जैसे राइटर उसके बारे में क्या कहते हैं उसके बारे में हम जो है विस्तार से बात करेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो है फ्री में जो है कोर्स को पढ़ना चाहता है तो उसको बिल्कुल करें, क्योंकि आजकल देख रहे होगे आप कोर्स जो है इतने महंगे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिससे जो बैकवर्ड क्लास है वो पढ़ नहीं पा रही है, उनके पास कोई उपाय नहीं बचा है, बहुत ज़्यादा फीस जो है डिमांड करती है। तो हम जो है यूजीसी नेट को बिल्कुल फ्री में पढ़ाएंगे, बिल्कुल एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाएंगे, और आपकी जो है पेपर 2 की सारी दिक्कत ख़त्म कर देंगे। आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो को जो है लाइक भी करें, जिससे जो है हमारी रीच बढ़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।